ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 161, जादूगर की पुस्तिका प्रतिशत, स्टार पिकिंग का स्वामी और सिमुलेशन का अंत। अनुवादक 54,96,90,339। क्या गड़बड़ है? गोल्डन डायनेस्टी अकादमी के एक मंडप में मिल्टन चेनी ने अपने हाथ में बंधी हुई पुस्तिका नीचे रखी और अपने दिल में आह भरी। ग्रेट वॉर दायरे में साधना की यात्रा को मिल्टन द्वारा केवल गड़बड़ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गोल्डन डायनेस्टी अकादमी में शामिल होने के बाद से उन्होंने इस दुनिया से साधना तकनीकों पर अनगिनत किताबें पढ़ी थीं और बिना किसी संदेह के सभी अलग अलग और खंडित थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि इस दुनिया ने कभी शानदार समय देखा था। 4 वर्षों में मिल्टन की इस दुनिया की समझ और भी गहरी हो गई। अब तक वह जान गया था कि इस दुनिया में धर्मयुग के अंत का क्या मतलब है। आगे का रास्ता कट गया था और अनगिनत लोग आसमान की ओर देखते थे और इस दुर्गम बाधा पर आहें भरते थे, लेकिन वे पूरी तरह से असहाय थे। जब मिल्टन विचार कर रहे थे, मंडप के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। अंदर आइए। दरवाजा खोला गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वरिष्ठ भाई चेनी, येलो लॉर्ड्स अकादमी के लोग आ गए हैं। मास्टर चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। मैं समझ गया। मिल्टन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। एवरलास्टिंग स्प्रिंग नेशन में केवल 2 थर्ड ग्रेड अकादमियां थीं, गोल्डन डायनेस्टी अकादमी और येलो लॉर्ड्स अकादमी। दोनों अकादमियां अक्सर अपने निष्कर्षों का आदान प्रदान करती थीं। इस बार आदान प्रदान के लिए आने वाले प्रतिनिधियों का मिल्टन द्वारा स्वागत किया जाना था। गोल्डन डायनेस्टी अकादमी में 4 वर्षों में मिल्टन का प्रभाव बढ़ता गया और वह अपने साथियों का वरिष्ठ भाई बन गया। स्वाभाविक रूप से ऐसे कर्तव्य उस पर आ गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चले जाने के बाद मिल्टन तुरंत उसके पीछे नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने सामने रखी किताब को बंद कर दिया और ध्यान से उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। फिर वह खड़ा हुआ और मंडप से बाहर चला गया। 4 साल में वह लेवल 2 विज़ार्ड अप्रेंटिस से लेवल 3 विज़ार्ड अप्रेंटिस बन गया था। ध्यान तकनीक में उसकी प्रगति निस्संदेह तेज थी, लेकिन विद्वान बनने की राह पर उसने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की। मिल्टन को अभी पहला कदम उठाना बाकी था। कारण स्वाभाविक रूप से सरल थे। भले ही उसने उन अव्यवस्थित तरीकों को विकसित करने में पहला कदम उठाया हो, फिर भी यह अर्थहीन होगा। इसलिए मिल्टन ने फैसला किया, वह इंतजार करेगा। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। मिल्टन ने अपना हाथ घुमाया और आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। उसके सामने काले वस्त्र वाला आदमी खून के कोहरे में फट गया। आज तक उन सभी 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिन्होंने उस पर घात लगाया था और उन्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला। फिर भी उसके पहने हुए सफ़ेद वस्त्र पर खून की एक भी बूंद नहीं लगी। आखिरकार उन्होंने अपना असली रंग दिखा ही दिया। येलो लॉर्ड्स अकादमी और शाही परिवार का एक संयुक्त अभियान। बहुत बढ़िया। क्या वे राज्य के सभी संसाधनों को एकत्रित करके एकमात्र 4ठी कक्षा की अकादमी बनना चाहते हैं? मिल्टन ने खुद से कहा। यह पहली बार नहीं था जब उस पर घात लगाकर हमला किया गया था और उसे हत्या के लिए निशाना बनाया गया था। उसके पीछे भेजे गए हत्यारों की संख्या 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 5 हो गई। अब उन्होंने बस उसे घेरने और मारने की कोशिश करने के लिए 1 दर्जन लोगों को भेजा। दुर्भाग्य से उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गोल्डन डायनेस्टी अकादमी का एकमात्र छात्र एक वास्तविक जादूगर हो सकता है। मिल्टन की केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति ने उसे विश्वास दिलाया कि इस राज्य के भीतर वह अजेय था और उसके खिलाफ कोई भी प्रयास निष्फल था। मिल्टन ने एक कदम उठाया। उसका शरीर एक भ्रम की तरह लग रहा था। वह एक कदम में 100 मीटर आगे बढ़ गया। गोल्डन डायनेस्टी अकादमी में लौटते हुए उसने कुछ हद तक सुनसान अकादमी को देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह एक निश्चित दिशा में चला गया। उसके बाद शीघ्र ही, युवा चेनी, अब समय आ गया है, जैसा कि हमने चर्चा की थी। मिल्टन के सामने एक वृद्ध आवाज गूंजी। अगले ही पल चेहरे पर मुस्कान लिए एक बूढ़ा आदमी मिल्टन के सामने आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी सुनहरी तितली को मिल्टन की हथेली में रख दिया और फिर अपने वृद्ध हाथ से मिल्टन का हाथ बंद कर दिया और उसे तितली को कसकर पकड़ने के लिए कहा। मास्टर, अभी भी सुबह है। मिल्टन ने बिना किसी प्रतिरोध के धीरे से जवाब दिया। वह जानता था कि उसके सामने बैठे बुजुर्ग को उससे बहुत उम्मीदें हैं। मिल्टन की बातें सुनकर बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब समय आ गया है। मैं गोल्डन डायनेस्टी अकादमी की देखभाल करने के लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। किसी ने कभी नहीं कहा कि अकादमी को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति विद्वान ही होना चाहिए। बूढ़े आदमी का रवैया नहीं बदला। ये कहने के बाद वह बस मुस्कुराया और मिल्टन की ओर देखा। मिल्टन और बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर मिल्टन ने आखिरकार अपना सिर हिलाया।
कोई नहीं जानता था कि यह साधारण अकादमी हस्तांतरण महान शून्य क्षेत्र की ऐतिहासिक धारा में एक लहर पैदा करेगा, न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा। और ये लहर केवल बड़ी और बड़ी होती जाएगी। समय बीतता गया और 1 साल बाद सदाबहार वसंत राष्ट्र में, क्या तुमने सुना, येलो लोटस अकादमी चली गई है, यहाँ तक कि शाही परिवार भी हाथ बदल चुका है। ऐसी चीज़ों के बारे में बकवास मत करो, हमें ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या चर्चा नहीं की जा सकती? तुम बस बहुत डरे हुए हो। खबर पूरे राज्य में फैल गई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार करने की भी हिम्मत नहीं की। जादूगर क्षेत्र के महान जादूगरों के लिए 1 साल बस पलक झपकने के बराबर हो सकता है, लेकिन मिल्टन के लिए इस साल ने उन्हें गोल्डन डायनेस्टी अकादमी पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की अनुमति दी थी। चाहे वह राजपरिवार हो या येलो लोटस अकादमी, वे सभी गोल्डन डायनेस्टी अकादमी की लहरों के नीचे दब गए थे, या यूं कहें कि उसके एकमात्र नियंत्रण की लहरों में डूब गए थे। गोल्डन डायनेस्टी अकादमी एक विशाल पुस्तकालय के अंदर। अनेक लोग आगे पीछे घूम रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। अधिकांश लोगों ने आराम से बैठने की जगह ढूंढी, अपने सामने रखी किताबों के पन्ने पलटे, कुछ देर पढ़ने के बाद कागज पर नोट लिए। पन्ने पलटने और कोयले के खुरचने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मिल्टन एक गोल मेज पर बैठे थे, उनके सामने किताबों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने कलम उठाए और लिखना और चित्र बनाना शुरू कर दिया। एक कागज भरने के बाद वे दूसरा कागज उठाते। पास से गुजरने वाले छात्र उनकी ओर अदम्य विस्मय और प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। गोल्डन डायनेस्टी अकादमी के छात्रों के लिए ये युवा डीन किसी देवता से कम नहीं था। वेन यॉर्क, अध्याय 162 126 जादूगर की पुस्तिका लॉर्ड ऑफ स्टार पिकिंग एल और सिमुलेशन एंड्स 2। अनुवादक 54,96,90,339। अंतिम पृष्ठ लिखने के बाद मिल्टन चेनी ने बोलने से पहले धीरे से अपनी कलम एक तरफ रख दी। डीन, एक युवक मिल्टन चेनी के पास आया, उसने सम्मान के साथ बात की, उसकी आंखों में कट्टरता का भाव था। जादूगर की पुस्तिका के पहले संस्करण का एकीकरण कैसा चल रहा है? मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर वेन यॉर्क ने एक कड़वी मुस्कान दी। डीन, यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जब भी हम अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, समस्याएं सामने आती हैं। मिल्टन चेनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, जैसे कि वे गहरे विचार में हों। थोड़ी देर बाद मिल्टन चेनी ने कहा, हमारे पास लोगों की कमी है और हमारे पास ज्ञान की कमी है। परीक्षण और त्रुटि की लागत बहुत अधिक है। अब से गोल्डन डायनेस्टी अकादमी सभी राज्यों में उपशाखाएं स्थापित करेगी, जिन्हें स्टार पिकिंग यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। गोल्डन डायनेस्टी अकादमी का नाम बदलकर स्टार पिकिंग अकादमी कर दिया जाएगा। मिल्टन चेनी की आवाज़ धीमी नहीं थी और उन्होंने जानबूझकर इसे दूसरों से नहीं छिपाया। इसलिए जब ये शब्द निकले तो मूल रूप से कुछ हद तक शोरगुल वाली लाइब्रेरी एक पल के लिए शांत हो गई। हालांकि थोड़ी देर रुकने के बाद शोर फिर से शुरू हो गया। डीन, किसी अकादमी द्वारा सहायक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का कोई उदाहरण नहीं है। वेन यॉर्क थोड़ा हैरान दिखे, लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए बोले, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि डीन का फैसला एक सनक थी या नहीं। सभी राज्यों में सहायक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों की भारी मात्रा खर्च होगी। तो अगर हम यह मिसाल कायम करते हैं तो क्या होगा? मिल्टन की आवाज़ बहुत शांत थी। स्टार पिकिंग अकादमी की वर्तमान आबादी के साथ जादूगर की पुस्तिका के पहले संस्करण को एकीकृत करना निस्संदेह असंभव है। इसलिए उसे और लोगों और अधिक ज्ञान की आवश्यकता थी। मैं समझता हूँ, डीन। मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगा। यदि कोई बाधाएं हैं तो आप संप्रभु के पास जा सकते हैं। वह हमें यथासंभव अधिकतम सहायता प्रदान करेगा। मिल्टन चेनी ने फिर से एक नया कागज और एक चारकोल पेन उठाया, उस पर लिखना जारी रखा। वेन यॉर्क जल्दी से चले गए। उन्हें पता था कि आने वाले वर्षों में उनके पास कोई खाली समय नहीं होगा। हालांकि डीन ने उन्हें यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, ये स्पष्ट रूप से डीन का उन पर भरोसा दर्शाता है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वेन यॉर्क ने हिचकिचाहट की। एक अकादमी के लिए अपना नाम बदलना एक छोटी सी बात थी। हर डीन को यह अधिकार था। गोल्डन डायनेस्टी अकादमी का नाम पहले ही 1 दर्जन से अधिक बार बदला जा चुका था, लेकिन इससे पहले किसी ने कभी सहायक शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं किए थे। एक अकादमी राज्य में शीर्ष प्रतिभाओं के लिए एक एकाग्रता शिविर है। नीचे साहित्यिक घर, अकादमियां और विश्वविद्यालय हैं। निस्संदेह इन सभी लोगों का अंतिम लक्ष्य अकादमी तक पहुंचना है। यदि कोई विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो अकादमी की प्रतिष्ठा पर हमला होने की संभावना है। लेकिन क्या मिल्टन को इसकी परवाह थी? बेशक उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे इस दुनिया में साधना के मार्ग, स्टार गेजिंग तकनीक, विद्वानों और जादूगरों की परवाह थी। मिल्टन अब वह कमज़ोर लड़का नहीं रहा जो वह हुआ करता था।
वह पहले से ही 10 साल से स्टार पिकिंग अकादमी के साथ था और उसे इस दुनिया में साधना पथ की पूरी समझ थी। धर्मयुग के अंत से पहले इस दुनिया में लोग स्टार गैजिंग तकनीक का अभ्यास करते थे। इन लोगों को विद्वान कहा जाता था। बेशक उनका एक और नाम था जो आम लोगों को व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था। जादूगर। समय उड़ता है, 18 साल एक पल में बीत जाते हैं। इस समय स्टार पिकिंग अकादमी 3 गुना बढ़ गई थी। स्टार पिकिंग मंडप के अंदर मिल्टन चेनी ने अपने हाथों में जादूगर की पुस्तिका का पहला संस्करण रखा। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। वेन यॉर्क चुपचाप उनके सामने खड़े थे। आप जा सकते हैं। हाँ, डीन। वेन यॉर्क ने सम्मानपूर्वक माफी मांगी। मिल्टन चेनी ने फिर से अपने सामने रखी पतली पुस्तिका उठाई। यह अभी भी बहुत साधारण है, आम स्टार गैजिंग तकनीक से शायद ही अलग है, बस थोड़ा ज्यादा अनुकूलनीय है। लगभग 20 वर्षों के एकीकरण और एवरलास्टिंग स्प्रिंग नेशन के सभी प्रतिभाशाली लोगों से निष्कर्ष निकालने के बाद आखिर में इकट्ठा की गई जादूगर की पुस्तिका ने मिल्टन को कुछ हद तक निराश कर दिया। यह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर कोई दूर तक देख सकता है, लेकिन दिग्गजों से प्रभावित भी हो सकता है, क्योंकि आप उन दृश्यों को सामान्य रूप से नहीं देख सकते। प्राकृतिक ऊर्जा का मुद्दा एक और समस्या है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोग हैं। आखिरकार एवरलास्टिंग स्प्रिंग नेशन एक मध्यम आकार का राज्य है। यदि ग्रेट वॉर्ड रियल्म के सभी लोग जादूगर की पुस्तिका की कटौती में भाग लेते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि हम कोई रास्ता नहीं खोज सकते हैं। मिल्टन ने खुद से बड़बड़ाया और अपने हाथ में पुस्तिका फिर से रख दी। यदि वह जादूगर की पुस्तिका के पहले संस्करण का एक वाक्य में वर्णन कर सकता है तो वह होगा, कुछ खास नहीं लेकिन बिना मूल्य के भी। मैं इतने लंबे समय से निष्क्रिय हूं, अब कुछ करने का समय आ गया है। अगले ही पल मिल्टन चले गए और स्टार पिकिंग पवेलियन में गायब हो गए। धर्मयुग के अंत के दौरान ग्रेट वॉर्ड रियल में एक लेवल एक जादूगर का वर्णन एक शब्द में किया जा सकता है, अजेय। समय बीत गया। इस बार 22 साल बीत गए। मिल्टन चेनी के सामने एक आदमी काले लबादे में लिपटा हुआ था। उस आदमी ने मिल्टन को नई सुनहरी तितली सौंपी। 5वीं कक्षा की सुनहरी तितली। इस समय स्टार पिकिंग अकादमी की 32 देशों में फैली 40 शाखाएं थीं। हजारों विश्वविद्यालयों ने इन 32 देशों की सभी आवाज़ों को स्टार पिकिंग अकादमी की आवाज़ में बदल दिया। 5वीं कक्षा की अकादमी को पहले से ही महान शून्य क्षेत्र में शीर्ष रैंकिंग वाले लोगों में से एक माना जा सकता है। क्या जादूगर का मार्ग वास्तव में अलग हो गया है? क्या पूर्ण कानून का युग अपरिहार्य है? मिल्टन ने अपने सामने काले वस्त्र पहने आदमी को देखते हुए चुपचाप पूछा। शून्य से उत्पन्न इस शून्य क्षेत्र दूत को देखते हुए कमरे में एक खामोश माहौल छा गया। शून्य क्षेत्र दूत ने कुछ नहीं कहा। अगले ही पल शून्य क्षेत्र दूत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और मिल्टन के सवाल का कोई जवाब नहीं छोड़ते हुए गायब हो गया। शायद इसलिए कि उसके पास खुद कोई जवाब नहीं था। मिल्टन स्थिर खड़ा रहा, उसकी निगाह उस स्थान पर टिकी रही जहां शून्य क्षेत्र का दूत गायब हो गया था। अध्याय 163 126 जादूगर की पुस्तिका, लॉर्ड ऑफ स्टार पिकिंग एल और सिमुलेशन एंड्स _3। अनुवादक 54,96,90,339। स्टार पिकिंग अकादमी के तेजी से विस्तार के साथ मिल्टन चेनी की इस दुनिया की समझ और भी गहरी होती जा रही थी। 10 लाख साल पहले इस दुनिया ने अनगिनत दुनियाओं पर विजय प्राप्त करते हुए कई अंतरक्षेत्र युद्ध शुरू किए थे। जादूगर का नाम सभी क्षेत्रों में फैलाया। लेकिन अब ये दुनिया धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी। दुनियाओं का भी एक जीवन काल होता है और इस समय महान शून्य क्षेत्र जीवन के अंत के करीब एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह लग रहा था। जब तक कोई इसे फिर से जीवंत नहीं कर सकता तब तक निरपेक्ष कानून के युग का अपरिहार्य आगमन हमारे ऊपर होगा। अगले ही पल मिल्टन चेनी चले गए और उस स्थान से गायब हो गए। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसने खुद को एक बड़ी प्रयोगशाला में पाया। ये प्रयोगशाला चेनी द्वारा डिजाइन की गई थी, जिसे जादूगर क्षेत्र की प्रयोगशालाओं के मॉडल पर बनाया गया था। जो लोग इस प्रयोगशाला में प्रवेश कर सकते थे वे 32 देशों की शीर्ष प्रतिभाएं थीं। और जिस चीज पर उन्होंने शोध किया वह थी जादूगर की पुस्तिका। मिल्टन चेनी की उपस्थिति को देखकर प्रयोगशाला के व्यस्त रहने वालों ने एक साथ अपनी हरकतें बंद कर दीं। अपने सामने लोगों को देखते हुए मिल्टन चेनी ने अपना मन बना लिया। यदि सरल स्टार गैजिंग तकनीक पर्याप्त नहीं है तो इसे और अधिक जटिल होने दें। इस समय मिल्टन चेनी अब पीछे नहीं हटना चाहते थे। सैकड़ों वर्षों के धैर्य का इस दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इस दुनिया में आने के बाद मिल्टन चेनी को कुछ करने की जरूरत थी। 12 साल की तैयारी के बाद जोखिम उठाने में क्या बुराई है? अब से सभी को ध्यान तकनीक का अभ्यास करना चाहिए और जादूगर की पुस्तिका के साथ मिलकर इसका शोध करना चाहिए, चेनी ने फुसफुसाया। हालांकि कोई भी नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखें उलझन से भरी थीं। मानो पूछ रहे हों, ध्यान तकनीक क्या है? अगले ही पल चेनी के हाथ में एक कैटलॉग दिखाई दिया।
गाजियन मेडिटेशन तकनीक जिसे वह 12 साल से उकेर रहा था, जो सिर्फ लेवल 1 तक सीमित थी, अब उसके हाथ में थी। इस समय उसे नहीं पता था कि इस महत्वहीन लेवल 1 मेडिटेशन तकनीक का इस बड़े दायरे पर कितना गहरा असर होगा। सालों से चेनी को कुछ अनुमान था, यानी ग्रेट वर्ल्ड रियल्म का जादूगर दायरे से वाकई कोई संबंध हो सकता है, क्योंकि सालों से लेवल 1 जादूगर बनने के बाद वह आसानी से पता लगा सकता था कि किसी के पास जादूगर प्रतिभा है या नहीं। निस्संदेह इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास जादूगर प्रतिभा है। मिल्टन चेनी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था, अब यहाँ था। वह इस पल अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक तितली में बदल गया था। समय तेजी से बीतता गया, 50 साल एक पल में बीत गए। मिल्टन चेनी एक खाली जमीन पर खड़े थे, उनके ऊपर एक शांत आकाश था। अगले ही पल आकाश बदल गया। आकाश के सबसे गहरे छोर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जिसने पूरे आकाश को सुनहरे पीले रंग में रंग दिया। चेनी ने अपने दिल में आह भरी, दुनिया जीवित है। उन्होंने फिर से इस दुनिया पर ध्यान तकनीक के प्रभाव को कम करके आंका। जब नई उभरी हुई ध्यान तकनीक और पूरी तरह से मेल खाने वाली स्टार गैजिंग तकनीक को मिलाया गया, तो ये दुनिया कम से कम 1 मिलियन साल छोटी हो गई, जिसका मतलब था धर्मयुग का अंत हो गया था। इस समय एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत हो चुकी थी। इस भव्य युग में मिल्टन चेनी ने जो भूमिका निभाई वह निस्संदेह बेलवेदर थी। 50 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों संबद्ध संस्थान, दसियों हजार अकादमियां शुरू की, जिससे स्टार पिकिंग अकादमी एक बार में 7वीं कक्षा की अकादमी बन गई। महान शून्य क्षेत्र में एकमात्र 7वीं कक्षा की अकादमी। भले ही स्टार पिकिंग अकादमी धर्मयुग के अंत में केवल 7वीं कक्षा की अकादमी थी, लेकिन अब यह नहीं है। धर्मयुग का अंत हो गया और पूरे महान शून्य क्षेत्र में एक तूफान आने वाला था। चेनी की महत्वाकांक्षा भी इस समय अपने चरम पर पहुंच गई। जादूगर की पुस्तिका सितारा चयन तकनीक अब पूरी तरह से समझ में आ गई थी। 100 साल में मिल्टन चेनी ने एक नया दृष्टिकोण बनाया, जो जादूगर के दृष्टिकोण से काफी अलग था। इस दृष्टिकोण को स्टार चयन मास्टर के नाम से जाना जाता था। समय बीतने के साथ ही 80 सर्दियां और गर्मियां बीत चुकी थीं। स्टार चयनकर्ता, तुम बहुत लालची हो। स्टार चयन मास्टर का तरीका शायद तुमने ही सोचा होगा, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए एकाधिकार करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? ये शब्द सुनकर मिल्टन चेनी की आंखें पानी की तरह शांत हो गईं। अनंत लोगों का एक समूह जो कहीं से भी उभर कर आया था, उसकी स्टार चयन तकनीक के स्वामित्व की घोषणा कर रहा था। क्या सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे बड़े हैं? अगले ही पल चेनी ने अपनी खाली मुट्ठी भींच ली और उसके सामने मौजूद कई प्राचीन चेहरे शून्य स्थान की प्राकृतिक ऊर्जा से तुरंत चूर्ण में बदल गए। ये पहली बार नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से चेनी में कोई अन्य भावनाएं नहीं थीं। लेकिन महान शून्य क्षेत्र में अन्य अकादमियां उनकी आलोचना कर रही थीं। धर्मयुग का अंत गायब हो गया, शून्य क्षेत्र परिषद फिर से खुल गई। एक से अधिक पार्षद थे जो उन पर महाभियोग लगाना चाहते थे। इस बारे में सोचते हुए चेनी की आंखों में तिरस्कार की एक चमक उभरी। एक द्वितीय श्रेणी का सितारा चयन करने वाला मास्टर इस दुनिया में एक अजेय प्राणी था जिसने अभी अभी धर्मयुग का अंत किया था। और अब चेनी की शक्ति पूरे महान शून्य क्षेत्र में सबसे मजबूत थी, बेजोड़। 8वीं कक्षा की अकादमी ग्रेट वर्ल्ड रियल्म में अपने संबद्ध संस्थानों और अकादमियों के साथ अकादमी के भीतर सैकड़ों प्रथम श्रेणी के स्टार पिकिंग मास्टर्स थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी वहां से गायब हो गए। जब वे स्टार पिकिंग पवेलियन में दिखाई दिए तो वेन यॉर्क उनके बगल में थे। एक बार युवा बालक अब एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी बन गया था। चेनी ने चुप्पी तोड़ी। चलो शुरू करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो ग्रेट वर्ल्ड रियल्म को एकीकृत करते हैं, स्टार पिकिंग तकनीक को तीसरी कक्षा में ले जाते हैं और इस दुनिया को अपने युवा दिनों में वापस लाने में मदद करते हैं। वेन यॉर्क ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उनके सामने एक कांस्य दर्पण दिखाई दिया। अपने कुछ पुराने हाथ से उन्होंने दर्पण की सतह को थपथपाया और उसमेमें से हल्की लहरें निकलीं। साथ ही पूरे ग्रेट वर्ल्ड रियल्म में बिखरी स्टार पिकिंग अकादमियों को संगठित किया गया। अध्याय 164 126 जादूगर की पुस्तिका लॉर्ड ऑफ स्टार पिकिंग एल और सिमुलेशन एंड्स _4। अनुवादक 54,96,90,339। हजारों उप कॉलेज, लगभग 10 लाख स्टार पिकिंग विश्वविद्यालय। अनेक छात्र आसमान की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में एक पुरानी यादों का भाव है। वे जानते हैं इस बार बचने की संभावना बहुत कम है। विजय अक्सर हताहतों की ओर ले जाती है, वे उनमें से क्यों नहीं हो सकते? दुनिया को बदलने के लिए इसका हिस्सा बनना कितनी बड़ी बात है, भले ही इसका मतलब मौत हो, क्यों नहीं? पूरी दुनिया में एक युद्ध छिड़ जाता है बिना किसी चेतावनी के। शून्य क्षेत्र के 4-10 मिलियन वर्षों के इतिहास में इस वर्ष को बाद में स्टार पिकिंग युग की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने में समय लगता है और इस बदलाव में 100 साल लगे।
100 साल बाद ग्रेट वॉर्ड रियल्म पूरी तरह से स्टार पिकिंग अकादमी के नियंत्रण में था। इस समय मिल्टन चेनी काफी बुरे लग रहे थे, थोड़े आराम के लिए स्टार पिकिंग पवेलियन में लेटे हुए थे। अचानक मिल्टन चेनी के सामने एक काले लबादे में लिपटी हुई आकृति दिखाई दी। मिल्टन चेनी गतिहीन रहे, केवल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने मौजूद वॉर्ड रियल्म दूत को देखा। जैसे ही वॉर्ड रियल्म दूत ने अपना काला लबादा हटाया, मिल्टन चेनी के सामने एक मिलनसार बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। इस व्यक्ति ने मिल्टन चेनी को अपनेपन का एहसास कराया। अगले ही पल मिल्टन चेनी की आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। ग्रेट वॉर्ड रियल्म, उनके सामने मौजूद मिलनसार बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उस नीले प्रकाश समूह में विलीन हो गया जिसे मिल्टन चेनी की चेतना ने इस दुनिया में शुरू में छुआ था। दूसरे शब्दों में, ये तथाकथित शून्य क्षेत्र दूत विश्व चेतना है। ये केवल तब प्रकट होता है जब दुनिया विलुप्त होने के कगार पर होती है। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी चेतना का एक निशान इस दुनिया द्वारा खींचा गया था? मिल्टन चेनी को यकीन नहीं था और न ही उत्सुकता थी। 40 मिलियन साल पहले आपके जैसे एक युवा साथी ने स्टार गैजिंग तकनीक बनाई। उसका नाम ग्रेट वॉर्ड था, इसलिए दुनिया का नाम ग्रेट वॉर्ड क्षेत्र रखा गया। अब आप भी इस विशेषाधिकार का आनंद ले सकते हैं। इस दुनिया का नाम तब तक बदल सकते हैं जब तक कि आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति प्रकट न हो जाए। मिलनसार बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, लेकिन उसकी आवाज़ सीधे मिल्टन चेनी के दिमाग में आई। चलो इसे स्टार पिकिंग क्षेत्र कहते हैं, मिल्टन चेनी ने धीरे से कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके दिमाग में अचानक एक नई आवाज़ उभरी। इसने इस दुनिया का नाम बदलकर स्टार पिकिंग क्षेत्र करने की घोषणा की। वह जानता था कि यह आवाज़ केवल उसके दिमाग में ही नहीं आई थी। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के मन में इस समय यही आवाज़ होगी। अगले ही पल मिल्टन चेनी के मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसका शरीर शून्य में विलीन होने लगा। अंत में ये शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा की किरण में बदल गया जो इस दुनिया में एकीकृत हो गई। अदृश्य सफ़ेद प्रकाश की एक किरण प्राकृतिक ऊर्जा से उड़ी और इस दुनिया को छोड़ गई। इस प्रकार मिल्टन चेनी ने इस दुनिया में अपना जीवन काल समाप्त कर लिया। दुनिया को लगा कि वह फंस गई है। फिर फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाया गया। 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल। जब स्टार पिकिंग अकादमी ने पहले 5वीं कक्षा के स्टार पिकिंग मास्टर को बढ़ावा दिया तो स्टार पिकिंग दायरे के स्टार सागर की भव्य यात्रा शुरू हुई। और मिल्टन चेनी, द्वितीय श्रेणी के स्टार पिकिंग मास्टर पद के प्रवर्तक, स्टार पिकिंग अकादमी के डीन, स्टार पिकिंग के भगवान, उनकी प्रतिमा हमेशा स्टार पिकिंग अकादमी के शीर्ष पर खड़ी रही है। उनके नीचे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कई प्रतिमाएं खड़ी थीं, जिनमें से अधिकांश चौथी श्रेणी के स्टार पिकिंग मास्टर थे। लेकिन बिना किसी संदेह के स्टार पिकिंग अकादमी में मिल्टन चेनी की स्थिति को कोई भी हिला नहीं सकता था। आखिरकार इस दुनिया का नाम उनके नाम पर रखा गया था। बाद की पीढ़ियों में इस युग को स्टार पिकिंग के भगवान का युग कहा जाता था। कई करोड़ साल बाद एक अजीब युवक ने स्टार पिकिंग दायरे में प्रवेश किया। मिल्टन चेनी को लगा कि दुनिया जम गई है, मौत उन्हें विदेशी नहीं लगती। उन्होंने ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान कई बार मृत्यु का अनुभव किया था, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग लग रहा था। उनकी चेतना एक खाली जगह में दिखाई दी और अगले ही पल उनकी चेतना उस जगह से बाहर निकल गई। पुनर्जन्म सिमुलेशन समाप्ति। सिम्युलेटेड मेमोरी संरक्षण सफल रहा। सिम्युलेटर का मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन अपने आप शुरू हो गया है। एक सेकंड ग्रेड स्टार पिकिंग मास्टर होस्ट का पता चला है। क्या आप बदलावों को बनाए रखना चाहेंगे और विजात दायरे के नियमों के अनुकूल होना चाहेंगे? मिल्टन चेनी के दिमाग में फिल्म की रील की तरह यादों के खंड गुजरे। सिम्युलेटर की जानी पहचानी अधिसूचना ध्वनियां उनके दिमाग में गूंज उठीं। मिल्टन चेनी ने सहज रूप से अपना माथा रगड़ा। उसने एक पल के लिए सोचा, हाँ, अध्याय 165 165,127, द्वितीय श्रेणी की तकनीक, स्टार गैजिंग तकनीक और दूसरी बार सदस्यता की तलाश। हालांकि मिल्टन चेनी पहले से ही लेवल 2 वाइट विजार्ड बन चुके थे, उनका आध्यात्मिक सागर विशेष रूप से बड़ा नहीं था। उनके आध्यात्मिक सागर के बिल्कुल बीच में ये स्थान मूल रूप से उन विभिन्न मंत्रों की संरचनाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी, लेकिन अब इन जादुई संरचनाओं को एक तरफ धकेल दिया गया था। और जिसने उन्हें एक तरफ धकेल दिया था वह एक हल्का चमकता हुआ गहरा नीला रत्न था। एक स्टार पिकिंग मास्टर। मिल्टन चेनी ने इस गहरे नीले रत्न को देखा, कुछ हद तक छुआ हुआ महसूस किया। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि उनके आध्यात्मिक सागर के केंद्र में ये रत्न क्या दर्शाता है। यह नीला रत्न पुनर्जन्म सिमुलेशन के माध्यम से स्टार पिकिंग अकादमी के सभी छात्रों से सदियों के ज्ञान के क्रिस्टलीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय द्वितीय श्रेणी के स्टार पिकिंग मास्टर द्वारा निर्मित गहरे नीले रंग का रत्न उनके आध्यात्मिक सागर में निवास कर रहा था, जिसे वे जब चाहें स्टार पिकिंग तकनीकों के लिए उपयोग करने के लिए तैयार थे। भले ही इस दुनिया में प्राकृतिक ऊर्जा हो या न हो, स्टार पिकिंग मास्टर के मार्ग को सिम्युलेटर द्वारा इस दुनिया के नियमों के अनुरूप संशोधित किया गया था।
विजात दायरे में एक पल के संक्षिप्त अंतराल के भीतर मिल्टन चेनी ने साधना का एक नया मार्ग तैयार कर लिया था। यद्यपि यह मार्ग तृतीय श्रेणी के स्टार पिकिंग मास्टर तक सीमित क्षमता वाला था, फिर भी यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। विजात दायरे में साधना के किसी भी मार्ग के लिए हमेशा हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार वर्षों की कटौती की आवश्यकता होती है। अगले ही पल मिल्टन चेनी की चेतना आध्यात्मिक सागर से निकल गई। मिल्टन चेनी ने इत्मीनान से अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उनमें उतार चढ़ाव की कोई भावना नहीं थी, फिर भी वे शांत थे। हालांकि उनके दिल की गहराई में भावना का एक निशान था। पुनर्जन्म सिमुलेशन कुछ हद तक अत्यधिक है, उसने सोचा। अगर मैं एक दुनिया में लेवल 7 के जादूगर के स्तर पर एक ट्रांसजेंडर बन जाता हूं, तो क्या मैं वापस लौटने पर अजेय नहीं हो जाऊंगा? मिल्टन चेनी ने सोचा और खुद से कहा। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन ने उन्हें सिम्युलेटर के इस नए फंक्शन की शक्ति का सही मायने में एहसास कराया। सिमुलेशन का एक उदाहरण न केवल यादों को बल्कि शक्ति के एक अतिरिक्त रूप को भी संग्रहित करना। ये देखते हुए कि मिल्टन चेनी ने जो सिमुलेशन काउंट खाया था वह साल में केवल एक बार पुनर्जीवित होता था। अब तक मिल्टन चेनी को लगा कि पुनर्जन्म सिमुलेशन वास्तविक शरीर सिमुलेशन से अधिक उपयोगी था। इस तरह की क्षमता वाला प्लगइन मेरे हाथों में कैसे आ सकता है? क्या मैं वास्तव में चुना जा सकता हूँ? मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग में विचारों की गड़बड़ी को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया, खड़े हुए और अपने शरीर को इधर उधर करना शुरू कर दिया। इस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उनका भाग्य काफी अच्छा था। धर्मयुग के अंत में एक दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था और जादूगर ध्यान तकनीक में उनकी महारत भी उस दुनिया में लागू थी, जिससे उनका पुनर्जन्म अनुकरण बहुत सफल हुआ। अन्यथा यदि वे वास्तव में जादूगर क्षेत्र जैसे विशाल क्षेत्र में पुनर्जन्म लेते तो उनके जीवन काल में इस स्तर की वृद्धि प्राप्त करने की संभावना बहुत कम होती। स्तर 2 जादूगर बनना वास्तव में असाधारण होगा। अध्याय 166 द्वितीय श्रेणी तकनीक तारा देखने की तकनीक और दूसरी बार सदस्यता अनुरोधित _2। हर बार जब मिल्टन चेनी ने तारा देखने की तकनीक के साथ खुद को तलाशने का प्रयास किया तो उन्हें अपनी आंखों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। वे खुद को देख भी नहीं पा रहे थे। ये सामान्य नहीं था। तारा चुनने वाला मास्टर अपने पिछले जीवन के उपन्यासों में उन ज्योतिषियों की तरह नहीं था जो खुद को देखने की तुलना में दूसरों को देखने को प्राथमिकता देते थे। तारा चुनने वाले मास्टर जादूगरों से निकले थे जो शुद्ध तारा देखने की तकनीक का अभ्यास करते थे। वे दूसरों को जानने से पहले खुद को जानने को महत्व देते थे। दूसरे शब्दों में, स्टार पिकिंग मास्टर के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को पहले अपने सच्चे स्व को देखना चाहिए। यदि स्वयं को समझने में असमर्थ हैं तो स्वाभाविक रूप से वे स्टार पिकिंग मास्टर बनने के लिए स्टार गैजिंग तकनीक की साधना नहीं कर सकते। जादूगर बनने की तो बात ही छोड़िए। मिल्टन चेनी को समझ में आने लगा कि दूसरे दर्जे के स्टार पिकिंग मास्टर का उनका स्तर सीधे उनके शरीर में एकीकृत क्यों नहीं हुआ, बल्कि उनके आध्यात्मिक सागर में समाहित एक नीले रत्न में बदल गया। क्योंकि वास्तव में वे इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे खुद को नहीं देख पा रहे थे, जिसका मतलब था कि यदि वे अभी स्टार पिकिंग मास्टर के मार्ग पर साधना शुरू करते तो उन्हें पहले कदम पर ही रोक दिया जाता। हालांकि मिल्टन के दिल में अभी भी एक अनुमान था जिसे उन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता थी। मिल्टन चेनी अपने पैरों पर खड़े हुए और कमरे में चले गए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके मछलियों को खिलाना जो उनका नियमित कार्य था। अगले ही पल मछलियों को खिलाने वाले कमरे से बाहर निकलते ही मिल्टन चेनी हवा में गायब हो गए। वे एक महल के बाहर हवा में तैर रहे थे। उनका शरीर लगभग अदृश्य था। उनकी आंखों में एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उनकी दृष्टि की रेखा के नीचे महल के आंगन में एक आदमी क्रॉस लेग बैठा हुआ ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहा था। नाइल्स, सिस्केलिन महाद्वीप पर एक लेवल 1 विजात संगठन का मास्टर। ध्यान तकनीक की साधना करते समय नाइल्स स्वाभाविक रूप से हवा में मिल्टन चेनी को पहचानने में असमर्थ था। द्वितीय श्रेणी कौशल तारा अवलोकन। अगले ही पल मिल्टन की आंखों में पहले की साधारण दुनिया ने एक अलग रूप ले लिया था। नाइल्स, जो ध्यान तकनीक की साधना कर रहा था, मिल्टन की दृष्टि में हरे रंग की रोशनी से घिरा हुआ था। जब नाइल्स के प्रति हत्या का इरादा उसके दिल में उभरा तो उसकी दृष्टि में हरी रोशनी धीरे धीरे काली हो गई। मिल्टन चेनी ने स्टार गैजिंग तकनीक को जारी करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका अनुमान सही साबित हुआ था। जैसा उसने अनुमान लगाया था, ये तथ्य कि वह खुद को नहीं देख सकता था, उसका स्टार गैजिंग तकनीक से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं था कि स्टार गैजिंग तकनीक विजात दायरे में कुछ नियमों से प्रभावित थी। इसके विपरीत स्टार गैजिंग तकनीक अप्रभावित थी। समस्या उसके साथ थी, क्योंकि जब उसने दूसरों पर स्टार गैजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया तो वह उनकी संभावना को समझ सकता था। वह अकेला अपनी खुद की क्षमता को नहीं समझ सकता था। मिल्टन चेनी ने कदम बढ़ाया, उसकी आकृति हवा में गायब हो गई और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह एस्टेट के आंगन में था। हालांकि उसके अनुमान की पुष्टि हो गई थी कि वह वास्तव में स्टार पिकिंग मास्टर के मार्ग को वास्तव में विकसित नहीं कर सकता था, मिल्टन चेनी को कोई निराशा महसूस नहीं हुई।
आखिरकार वह पहले से ही एक दूसरे दर्जे का स्टार पिकिंग मास्टर था, बस एक अलग रूप में उसकी ताकत गायब नहीं हुई थी। भले ही वह वास्तविकता में स्टार पिकिंग मास्टर के मार्ग को विकसित कर सकता था, मिल्टन चेनी अभी भी इसे गंभीरता से विचार करेंगे। आखिरकार यह उसका बहुत समय लेगा। अब उसका ध्यान व्हाइट विजार्ड पथ पर होना चाहिए। इसके अलावा वह अब स्टार पिकिंग दायरे में नहीं था। उसके नियंत्रण में कोई स्टार पिकिंग अकादमी नहीं थी, न ही लाखों छात्र थे। अकेले उसके लिए स्टार पिकिंग मास्टर की ऊपरी सीमा को आगे बढ़ाना अवास्तविक था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि यह उसका पहला पुनर्जन्म सिमुलेशन था। भविष्य में उसे साधना के कई अलग अलग असाधारण मार्गों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भाग्य भाग्यशाली का साथ देता है, दुर्भाग्य किस्मत में लिखा होता है। शायद बाद में उसे स्टार पिकिंग दायरे में लौटने का मौका मिले। हालांकि उस समय तक उसे आश्चर्य हुआ कि क्या स्टार पिकिंग दायरा अभी भी उसे याद रखेगा। अगले ही पल जब मिल्टन चेनी मछलियों को कुछ आध्यात्मिक शक्ति खिलाने के लिए कमरे में लौटने की तैयारी कर रहे थे, आध्यात्मिक समुद्र में सत्य की पुस्तक थोड़ी कंपन हुई। आध्यात्मिक समुद्र में सत्य की पुस्तक का कंपन पहली बार वास्तविकता में हुआ था, लेकिन मिल्टन चेनी इसके अर्थ से अपरिचित नहीं थे। इसका मतलब था कि कोई उसे संदेश भेज रहा था। मिल्टन चेनी ने भौहें सिकोड़ी। उनके मन में संदेह की एक चमक कौंधी। उसे यकीन था कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में जब वह सिस्केलिन महाद्वीप पर गाजियन सागर का कार्य पूरा कर रहा था, तब किसी ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा था। अगले ही पल सत्य की पुस्तक उसके सामने हवा में तैर गई, खुल गई। पृष्ठ पलटा और एक विशेष पृष्ठ पर रुक गया। इयान, नौजवान, अपना मिशन छोड़ो, उस महाद्वीप को छोड़ो जहां तुम कार्य पूरा कर रहे हो, और जितनी जल्दी हो सके गाजियन सागर में वापस जाओ। ये वाक्य देखकर मिल्टन चेनी चौंक गए। इस संदेश से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह खतरे में था। लेकिन जब वह अपना मिशन पूरा करने के लिए सिस्केलिन महाद्वीप में ट्रू बॉडी सिमुलेशन में था, तो उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ जिसने भविष्य को बदल दिया? कौनसी महाद्वीप और कासेन उप महाद्वीप में लौटने और पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करने के अलावा उसके कार्य ट्रू बॉडी सिमुलेशन में किए गए कार्यों के लगभग पूरी तरह से अनुरूप थे। केवल ये कार्य ट्रू बॉडी सिमुलेशन से भिन्न थे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले सिस्केलिन महाद्वीप पर महिला का आगमन भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन में समयरेखा के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। तार्किक रूप से भविष्य मिल्टन चेनी के सामने अपरिवर्तित रूप से था। ये बहुत ही असंभव था कि वास्तविकता में थोड़ा सा अंतर भविष्य को प्रभावित कर सकता है। ये दूर की कड़ी थी, इसलिए केवल दो संभावित व्याख्याएं थीं। सबसे पहले, उसका ट्रू बॉडी सिमुलेशन कई संभावित भविष्यों में से एक हो सकता है, जो कई समानांतर ब्रह्मांडों के ओवरलैपिंग के समान है। जबकि उसने जो वास्तविकता का अनुभव किया वह एक अलग भविष्य था। लेकिन अगर ऐसा था, तो इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान यह अचानक कैसे बदल सकता है जब पिछले सभी ने पुष्टि की थी कि भविष्य वैसा ही था जैसा उसने सिमुलेशन में अनुभव किया था। इसके अलावा इस समय मिल्टन चेनी कुछ भी सत्यापित नहीं कर सके क्योंकि उनके पास ट्रू बॉडी सिमुलेशन के प्रयास समाप्त हो गए थे। दूसरी संभावना ये थी कि उनके कार्यों ने वास्तव में भविष्य के पाठ्यक्रम को बदल दिया। कौनसी महाद्वीप पर वापस लौटना, फिर से कासेन उप महाद्वीप का दौरा करना, या ये पुनर्जन्म सिमुलेशन था? पुनर्जन्म सिमुलेशन। मिल्टन चेनी के दिमाग में विचार उमड़ पड़े, एक पल में ही एक हो गए। मिल्टन चेनी ने बड़बड़ाया, पुनर्जन्म सिमुलेशन के साथ जुड़ना आसान था। 4 महीने पहले टेक्स्ट सिमुलेशन ने संकेत दिया कि सिस्केलिन महाद्वीप पर सब कुछ सामान्य था। उस समय एकमात्र क्रिया जो अलग थी वह थी पुनर्जन्म सिमुलेशन की उनकी दीक्षा। या ये स्टार पिकिंग मास्टर के पद के कारण हो सकता है। इसी तरह 4 महीने पहले टेक्स्ट सिमुलेशन में वह स्टार पिकिंग मास्टर नहीं था। अगर उसके कार्यों ने वास्तव में भविष्य के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया, तो समस्या पुनर्जन्म सिमुलेशन या स्टार पिकिंग मास्टर के पद के साथ होगी। लेकिन मिल्टन चेनी निश्चित नहीं हो सके, क्योंकि पुनर्जन्म सिमुलेशन और स्टार पिकिंग मास्टर दोनों सिम्युलेटर के उत्पाद थे। क्या सिम्युलेटर का अस्तित्व भविष्य की दिशा को प्रभावित कर सकता है? ये भी अवास्तविक लग रहा था। मिल्टन चेनी की समझ में सिम्युलेटर जादूगर के दायरे से परे था। इसलिए वह ये नहीं समझ पाया कि इस समय भविष्य की दिशा को किस बात ने प्रभावित किया। अगले ही पल मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और इयान के साथ क्या हुआ इस पर ध्यानपूर्वक सत्य की पुस्तक की जांच करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जिस क्षण उसकी आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक सागर से उभरी, उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। इतनी जल्दी, ये ध्यान देने योग्य था कि उसे अभी अभी सत्य की पुस्तक के माध्यम से इयान का संदेश मिला था। बस कुछ सेकंड ही बीते थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी के हाथ में एक बैंगनी टोकन दिखाई दिया जिसे उसने धूल में मिला दिया। उसकी आकृति बैंगनी रोशनी से घिरी हुई मौके पर ही गायब हो गई। उसके गायब होने के लगभग तुरंत बाद एक काला गोला उस प्रांगण में गिरा जहां सिस्केलिन महाद्वीप पर मिल्टन चेनी रहते थे। काला गोला तेजी से फैल गया, जिससे सब कुछ बिखर गया।
ये दूसरी बार है। शून्य के भीतर छिपे हुए मिल्टन चेनी के चेहरे पर उदासी छा गई। जब उन्होंने पहली बार वास्तविकता में मिशन पूरा किया तो उन पर अनुचित रूप से आरोप लगाया गया और फिर गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर द्वारा हमला किया गया। आखिरकार कार्य पूरा करने के बावजूद वास्तव में उनका मिशन अभी भी विफल रहा। ये दूसरी बार था जब उन्होंने वास्तविकता में कोई कार्य पूरा किया। फिर से एक अप्रत्याशित घटना घटी। किसी ने उन पर हवा में हमला किया और मिल्टन चेनी को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन 2 मिशनों के दौरान वे सिमुलेशन में बिना किसी बाधा के उन्हें पूरा करने में सफल रहे, लेकिन वास्तविकता में उन्हें लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा। मैं सिम्युलेटर पर बहुत अधिक निर्भर करता हूँ। शून्य के भीतर मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। इस घटना के बाद भले ही उनके कार्य सिमुलेटेड थे, उन्हें वास्तविकता में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सिम्युलेटर ने केवल उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, इसने उन्हें इसका सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया। वह किस प्रकार आगे बढ़ना चुनते हैं यह मुख्यतः मिल्टन चेनी पर ही निर्भर करता है। अध्याय 167 167 128 स्तर 3 के जादूगर को मारना और सीमा को धोखा देना। अनुवादक 54,96,90,339। अरे, लगभग उसी क्षण जब मिल्टन चेनी इस शून्य स्थान में प्रवेश कर रहे थे, एक भूतिया विशाल हाथ शून्य में पहुंच गया, मानो उसे बाहर खींचने का इरादा कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर का शून्य इस हाथ से अराजकता में बदल गया था। अगले ही पल हाथ ने शून्य स्थान में एक निकास द्वार खोल दिया। मिल्टन चेनी से कुछ ही दूरी पर एक काले वस्त्र में एक आकृति दिखाई दी। मिल्टन उस आकृति की विशिष्ट विशेषताओं को नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्हें उस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने के लिए विवरण देखने की आवश्यकता नहीं थी। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर से एक संप्रदाय जादूगर। मिल्टन के दिल में एक खास बेचैनी पैदा हो गई। जैसे ही इस आकृति ने शून्य स्थान में पैर रखा, मिल्टन चेनी ने पहले ही खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। अरे, उद्धरण चिन्ह! उसके हाथ में एक जेब घड़ी कुचल गई। एक पुरानी घड़ी के टकराने की खस्ता आवाज शून्य स्थान में गूंज उठी। काले वस्त्र पहने संप्रदाय के जादूगर के सिर के ऊपर जेब घड़ी की एक भ्रामक छवि दिखाई दी। भ्रामक घड़ी का हाथ हिलने लगा। मिल्टन की आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी। स्तर 3 का एक डिस्पोजेबल जादू उपकरण, हजारों जादुई पत्थर गायब। थर्ड रिंग मैजिक टाइम स्टैसिस। यह मंत्र सक्रियण के बाद केवल एक पल तक चला, 1 सेकंड भी नहीं। मंत्र का लक्ष्य स्तर 3 का जादूगर था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से एक संक्षिप्त प्रभाव था। लेकिन मिल्टन के लिए वह एक पल ही काफी था। तो क्या हुआ अगर वह स्तर 3 का जादूगर था? मिल्टन ने अपने वास्तविक शरीर अनुकरण में 1 से अधिक का सामना किया था। उस पल ट्रू वर्ड मैजिक बुक उसके सामने मंडरा रही थी। ट्रू वर्ड मैजिक बुक के पन्ने तेजी से पलटे, उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा से एक सफेद रोशनी चमक रही थी। सेकंड रिंग मैजिक समय का ठोसकरण। सेकंड रिंग मैजिक वामावर्त। सेकंड रिंग मैजिक ग्रेविटी आशीर्वाद। बूम! ट्रू वर्ड मैजिक बुक से कई सेकंड रिंग मैजिक मंत्र फूट पड़े। उनका अंतिम लक्ष्य संप्रदाय का जादूगर था जो मिल्टन से बहुत दूर नहीं था। इन मंत्रों से स्थिर शून्य में हलचल मच गई। निस्संदेह ये मंत्र काले वस्त्र वाले संप्रदाय के जादूगर पर उतरे, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये स्वाभाविक रूप से मिल्टन की अपेक्षाओं के भीतर था। वह केवल समय खरीद रहा था। उसके लिए सीधे लेवल 3 के जादूगर को मारना अवास्तविक था। लेकिन अगर वह आपको नहीं मार सकता तो वह आपको असहज कर सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, कई मंत्रों ने काले वस्त्र वाले जादूगर के काले वस्त्र को धूल में मिला दिया। मिल्टन की आकृति हिल गई, एक बार फिर अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई। इस शून्य स्थान में अचानक प्रकट हुए संप्रदाय के जादूगर ने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसने अपना हाथ हल्के से हिलाया और उसके हाथ में काली धुंध का एक समूह दिखाई दिया। काली धुंध के इस समूह ने जैसे ही दिखाई दिया, वैसे ही उसे कोई लक्ष्य मिल गया और वह दूर तक उड़ गया। उसका शरीर आध्यात्मिक शक्ति से आच्छादित था, जिससे कोई भी उसकी भावनात्मक स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकता था। थर्ड रिंग मैजिक ब्लैक मिस्ट। जब तक मिल्टन फिर से प्रकट हुआ, वह काली धुंध में लिपटा हुआ था। मिल्टन ने संकोच नहीं किया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने आध्यात्मिक सागर से अपने सामने एक सफेद लॉकेट में प्रवाहित होने दिया। उसके पास और कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत सारे जादुई पत्थर थे। और बहुत सारे जादुई पत्थरों का मतलब था कि उसके पास बहुत सारे खजाने थे। थर्ड रिंग मैजिक रेडिएंट प्रोटेक्शन। मिल्टन की छाती पर लॉकेट से सफेद रोशनी की एक गेंद निकली, जिसने चारों ओर फैली काली धुंध को बाहर की ओर धकेल दिया। यह आवश्यक था। काली धुंध सिर्फ उसकी दृष्टि को प्रभावित नहीं कर रही थी। थर्ड रिंग मैजिक मंत्र इतना आसान नहीं होता। अगर यह काली धुंध उसके शरीर में प्रवेश कर जाती तो उसका आध्यात्मिक सागर और शरीर एक पल में ही नष्ट हो जाता। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर की कई रणनीतियों में से मिल्टन चेनी को कमोबेश कुछ समझ थी। अभी वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था।
गाजियन सागर में वापस टेलीपोर्ट करने के लिए सीधे सत्य की पुस्तक को बुलाने के लिए उसके पास कुछ सेकंड का समय कम था। ये कुछ सेकंड, हालांकि वे सामान्य रूप से उसके लिए पलक झपकने से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेवल 3 के जादूगर के दबाव में असंभव थे। आखिरकार उसने अभी अभी कम से कम 1 दर्जन मंत्र जारी किए थे, लेकिन अंत में वह 1 सेकंड भी नहीं खरीद पाया। जिस क्षण मिल्टन ने अपना मंत्र सक्रिय किया, उस बिंदु तक जहां उसने डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस को दूसरी बार सक्रिय किया, थर्ड रिंग मैजिक मंत्र जारी किया, केवल 1 सेकंड बीता था। जैसे ही मिल्टन जोखिम लेने के बारे में सोच रहा था, संप्रदाय का जादूगर फिर से उसके पास ही प्रकट हुआ। उसके शरीर पर काली रोशनी की चमक और संप्रदाय के जादूगर से एक पतला धागा निकला, जिसका लक्ष्य मिल्टन का शरीर था। यह क्या है? थर्ड रिंग मैजिक गॉस्पेल सिंबल। ये देखकर कि संप्रदाय के जादूगर ने वास्तव में ये जादू किया है, मिल्टन की आंखें चमक उठीं। यह एक अवसर है, वह तुरंत समझ गया, यह एक अवसर था। उसकी जानकारी की धार ने उसे गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के कुछ विशेष मंत्रों को जानने की अनुमति दी। और गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर को कहने की जरूरत नहीं, उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मिल्टन ने गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के लोगों से संभावित मुठभेड़ के लिए तैयारी की थी, क्योंकि वह उनकी भविष्य की बैठकों के बारे में बताता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी उनसे टकरा जाएगा। लेकिन ये काफी था। जिस क्षण संप्रदाय के जादूगर ने ये जादू किया, मिल्टन के आध्यात्मिक समुद्र में एक जादुई उपकरण ने प्रकाश की किरण उत्सर्जित की। इस जादुई उपकरण पर केवल एक बहुत ही खास मंत्र अंकित था। हालांकि यह मंत्र विशेष रूप से गॉस्पेल सिंबल का मुकाबला करने के लिए गाजियन सागर में एक पूर्ववर्ती द्वारा बनाया गया था। दूसरा रिंग मैजिक, माइंड कैद। यह मंत्र दूसरों के विचारों को कैद नहीं करता है, ये जादूगर के विचारों को कैद करता है। जिस क्षण गॉस्पेल सिंबल मिल्टन में प्रवेश करता है, काले वस्त्र पहने संप्रदाय के जादूगर ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और मिल्टन के सामने कदम रखा। उसके विचार कैद थे, लेकिन उसका शरीर नहीं था। मिल्टन का शरीर उसके विचारों के फंसने पर उसके द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्य करना जारी रखता था। वह एक सटीक मशीन की तरह था। अध्याय 168, 168, 128, स्तर 3 जादूगर को मारना और सीमा को धोखा देना। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। लेकिन यह निश्चित रूप से एक जोखिम था। हालांकि जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते के साथ मिल्टन चेनी ने जोखिम लेने में कोई गुरेज नहीं किया। इसलिए जब संप्रदाय के जादूगर ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और मिल्टन के सामने प्रकट हुए, मिल्टन के कुछ हद तक स्तब्ध चेहरे के निचले हिस्से पर एक नीली रोशनी चमक उठी। द्वितीय श्रेणी कौशल, स्टार पिकिंग तकनीक। ब्लैक रोब वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द भाग्य, जिसे वह खुद भी नहीं देख सकता था, एक बड़े हाथ से अदृश्य रूप से छीन लिया गया। लेकिन उसके इर्द गिर्द मौजूद सभी भाग्य की तुलना में इस बार केवल 1/10वां हिस्सा ही छीना गया। द्वितीय श्रेणी कौशल, स्टार पिकिंग तकनीक। स्टार पिकिंग मास्टर के पद से एक और द्वितीय श्रेणी की तकनीक मिल्टन द्वारा जारी की गई थी, लेकिन संप्रदाय के जादूगर ने इसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। उसने अपने सामने मिल्टन को देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा था, क्या ऐसा व्यक्ति उसके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के योग्य है? अगले ही पल उसने मिल्टन के कंधे पर हाथ रखा और मिल्टन के शरीर में पहले से ही समाहित हो चुके सुसमाचार प्रतीक को सक्रिय करके सीधे मिल्टन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मिल्टन बिल्कुल नहीं बदला, उसके चेहरे का भाव वही रहा। ये 6ठी बार है, थोड़ा और इंतजार करो, बस थोड़ा और। वह पहले ही ठीक हो चुका है, लेकिन उसे अभी भी नियंत्रित होने का दिखावा करना है। संप्रदाय के जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और एक चेतना सीधे मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में चली गई। ये 7वीं बार है, लेकिन वह नहीं देख पाया जो वह देखना चाहता था। सुसमाचार प्रतीक कहाँ है? संप्रदाय के जादूगर की चेतना एक पल के लिए रुकी। अगले ही पल उसने मिल्टन के आध्यात्मिक सागर के केंद्र में स्थित नीले रत्न को देखा। नीला रत्न आंख की तरह झपक रहा था। यह क्या है? यह 8वीं बार है। लगभग तुरंत ही संप्रदाय के जादूगर की यह चेतना मिल्टन के आध्यात्मिक सागर से तेजी से निकल गई। वास्तव में उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तीव्रता से बढ़ गई। अगले ही पल उसका हाथ गिर गया, मिल्टन के सिर के ऊपर तैरता हुआ। उसने मिल्टन की अभी भी अचंभित अभिव्यक्ति को देखा और उसके दिल में भ्रम की एक लकीर उभर आई। लेकिन तीव्र आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उसके हाथ में उमड़ रही थी, मिल्टन के आध्यात्मिक सागर को चूर्ण में बदलने के लिए तैयार। ये 9वीं बार है। अगले ही पल लेवल 3 के जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर में भारी आध्यात्मिक शक्ति भर गई और सत्य की पुस्तक अपने आप अपने पन्ने पलटने लगी। सत्य की पुस्तक पर बैन मार्कंग से स्वतः सुरक्षात्मक जादू जारी किया गया, जिसने मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में अचानक प्रकट हुई हिंसक आध्यात्मिक शक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया। मिल्टन के अलावा किसी को नहीं पता था कि उसके आध्यात्मिक सागर के अंदर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया है।
उसी समय मिल्टन के आध्यात्मिक सागर के केंद्र में स्थित नीले रत्न से एक नीली रोशनी फिर से उभरी। आवृत्ति पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन मिल्टन जानता था कि इस बार कुछ अलग था, क्योंकि इस बार ये 10वीं बार है। बाहरी दुनिया में मिल्टन के चेहरे पर स्तब्ध भाव तुरंत गायब हो गया और उसने इस तरतीन के जादूगर के सामने एक मुस्कान भी प्रकट की। उसकी आंखों में एक नीली रोशनी चमक उठी। द्वितीय श्रेणी कौशल, स्टार अवलोकन। उसके विचार में उसके सामने संप्रदाय के जादूगर को भरने वाली एक मोटी काली आभा थी। संप्रदाय के जादूगर को नहीं पता था कि मिल्टन क्या कर रहा था, वह केवल इतना जानता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति रहस्यमय तरीके से मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में गायब हो गई थी। इसलिए उसने मिशन की परवाह करना भी बंद कर दिया। उसे सीधे मार देने से सब कुछ ठीक हो जाता। आखिरकार ये सिर्फ लेवल 2 का जादूगर था। थर्ड रिंग मैजिक, गिरना। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके चारों ओर उमड़ पड़ी, लेकिन मिल्टन, जो ये दृश्य देख रहा था, उसने कोई हरकत नहीं की। उसके सामने खड़े होने पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था और उसकी आंखों के नीचे एक तरह की राहत भी थी। लेकिन जब संप्रदाय का जादूगर अपना थर्ड रिंग मैजिक छोड़ने वाला था तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने मिल्टन को यहीं फेंक दिया। उसका आकार मूल स्थान पर गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह मिल्टन से थोड़ा दूर था। ठीक उसी जगह जहां वह खड़ा था, हवा का एक झोंका गुजरा। हवा अचानक दिखाई दी और जल्दी से गायब हो गई और इसका मिल्टन पर कोई असर नहीं हुआ। क्षरण वायु, ये शून्य स्थान में एक तरह की अजीब घटना है। तेज हवा या तूफान की जरूरत नहीं है, सिर्फ हवा का एक झोंका लेवल 3 के जादूगर को धूल में बदलने के लिए पर्याप्त है। इसकी तीव्रता के कारण कई जादूगर इसे शोध लक्ष्य के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन शून्य में ऐसी घटना अत्यंत दुर्लभ है। जादूगर के लिए जीवन में एक बार भी इसका सामना करना कठिन है। इसके अलावा भले ही वे इसका सामना करें, इस हवा को बचाना भी एक समस्या है। इसलिए अधिकांश जादूगरों ने हार मान ली। मिल्टन एक जगह पर खड़ा था, दूर से संप्रदाय के जादूगर को देख रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा का एक संकेत था। उसने स्टार पिकिंग दायरे में एक से अधिक बार किसी की किस्मत छीन ली थी, लेकिन ये जादूगर दायरे में उसका पहला मौका था। इसलिए वह जादूगर दायरे में स्टार पिकिंग तकनीक और स्टार पिकिंग दायरे के बीच अंतर देखना चाहता था, और क्या स्टार पिकिंग तकनीक प्रभावित होगी क्योंकि प्रतिद्वंद्वी एक जादूगर था। मिल्टन अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं था, क्योंकि अगर यह स्टार पिकिंग दायरे में होता तो लेवल 3 जादूगर जिसने अभी अभी उसके खिलाफ कदम उठाया था, पहले ही मर चुका होता। वह विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण क्षरण वायु से बचने में असमर्थ होगा और फिर वह धूल में उड़ जाएगा। अगले ही पल मिल्टन की आंखों में एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। पता चला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था। जादूगर क्षेत्र में स्टार पिकिंग तकनीक पूरी तरह से अप्रभावित है। भले ही अधिकांश जादूगर स्टार पिकिंग मास्टर के मार्ग से अपरिचित हों, वे शायद इस पर ध्यान भी न दें। ठीक उसी तरह जैसे जब उसने इस संप्रदाय के जादूगर की किस्मत छीन ली, गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के इस लेवल 3 जादूगर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मिल्टन की नज़र में संप्रदाय का जादूगर बहुत दूर नहीं था। वह शून्य स्थान के साथ पागलों की तरह लड़ाई कर रहा था। दुर्भाग्य से परिणाम पहले से ही तय था। जब ये लेवल 3 जादूगर इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रहा था, या ये कहा जा सकता है कि इस शून्य को छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तो शून्य में स्थिर वायु प्रवाह बढ़ने लगा और यह पागलपन से अप्रत्याशित रूप से उग्र हो गया, उसके चारों ओर लिपट गया और एक क्षेत्र का निर्माण किया। अध्याय 169 128 लेवल 3 जादूगर को मारना और क्षेत्र को धोखा देना, सदस्यता की आवश्यकता _3। अनुवादक 54,96,90,339। क्या हो रहा है? वह बच्चा क्या कर रहा है? नेविल के विचार घूम रहे थे, लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक सक्रिय नहीं कर सका, क्योंकि यह शून्य स्थान में एक और दुर्लभ घटना थी, शून्य अशांति। हालांकि वह दृढ़ रहा, ये जानते हुए कि शून्य अशांति लंबे समय तक नहीं रहेगी। अब बच्चा उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह हमला करने की कोशिश करेगा तो वह भी शून्य अशांति से प्रभावित होगा। सच तो यह है कि मिल्टन चेनी को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी, न ही उसका इरादा ऐसा करने का था। अब वह बस नेविल को दूर से देख रहा था, जैसे कि वह किसी अच्छे शो का आनंद ले रहा हो। अगले ही पल नेविल के दिल में नई भावनाएं उभर आईं। इस बार दृढ़ता नहीं, बल्कि डर और निराशा। यह क्या है? उसके पैरों के ठीक नीचे रंगहीन शून्य में अचानक काले रंग का एक चींटा दिखाई दिया। इस समय वह शून्य अशांति के प्रभाव के कारण अपनी आध्यात्मिक शक्ति का ठीक से उपयोग करने में असमर्थ था। इस प्रकार वह केवल खुद को असहाय होकर कालेपन में गिरते हुए देख सकता था। तीसरी शून्य विसंगति, ब्लैक होल भक्षण। ये शून्य विसंगति पिछली 2 विसंगतियों से भी अधिक नाटकीय थी, यहाँ तक कि लेवल 5 का जादूगर भी निगल लिया जाएगा और बच नहीं पाएगा। हालांकि कोई भी लेवल 5 जादूगर निगला नहीं जा सकता था।
क्योंकि यह विसंगति प्रकट होने पर रुक जाती है जब तक कि कोई मूर्खता से इसमें न चला जाए। बेशक एक और स्थिति है नेविल लेवल 3 जादूगर की तरह, जहां ब्लैक होल सुविधाजनक रूप से उसके पैरों के नीचे दिखाई दिया, ठीक उसी समय जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने में असमर्थ था। मिल्टन चेनी, जिन्होंने ये सब देखा, वे कुछ हद तक स्तब्ध महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये वास्तव में काम कर गया। एक लेवल 3 जादूगर को उसकी स्टार पिकिंग तकनीक द्वारा मार दिया गया। हालांकि उसने जादूगर को व्यक्तिगत रूप से नहीं मारा, लेकिन इस जादूगर की मौत में मिल्टन का योगदान 99% हो सकता है। स्टार पिकिंग मास्टर का मार्ग वास्तव में अपमानजनक है। यदि भविष्य में स्टार पिकिंग दायरे में 7वीं कक्षा का स्टार पिकिंग मास्टर वास्तव में उभरता है, तो आसपास के प्रमुख क्षेत्र शायद इसका सामना नहीं कर पाएंगे। मिल्टन थोड़ा भावुक हो गया। शून्य स्थान में लेवल 3 के जादूगर को धोखे से मौत के घाट उतारते देखकर उसे कुछ हद तक सफलता का एहसास हुआ। हालांकि मिल्टन बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था। इस ऑपरेशन की सफलता काफी हद तक इस लेवल 3 के जादूगर की स्टार पिकिंग तकनीक के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञता के कारण थी। संभवतः अपनी मृत्यु तक भी वह ये नहीं समझ पाया कि मिल्टन ने उसके दुर्भाग्य को लाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया। थोड़े समय के भीतर 3 शून्य विसंगतियों का सामना करना उसके पूरे जीवन काल में सामना किए गए से कहीं ज्यादा था। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के संप्रदाय के जादूगर को अनदेखा करते हुए, जो पहले से ही ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया था, सत्य की पुस्तक मिल्टन चेनी के सामने मंडरा रही थी। अगले ही पल सत्य की पुस्तक ने अपने आप अपने पन्ने पलट दिए और मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति लगातार उसमें भरती चली गई, जब तक कि सफेद रोशनी की एक चमक ने मिल्टन के शरीर को घेर लिया, उसे शून्य स्थान से दूर ले गई। गार्डियन सागर में दक्षिणी सागर के शुद्ध सफेद समुद्री क्षेत्र के ऊपर मिल्टन चेनी को अचानक शुद्ध सफेद समुद्री क्षेत्र के आकाश में दिखाई देते देखकर इयान ने राहत की सांस ली। अच्छा, तुम ठीक हो? इयान ने बोलना शुरू किया। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के लोगों के हमले का सामना करने के बाद वह लगभग तुरंत मिल्टन को एक संदेश भेजने के लिए वापस लौटा। सिर्फ हम ही नहीं, गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर ने भी जादूगर महाद्वीप पर गार्डियन सागर के सभी सदस्यों के खिलाफ एक साथ कदम उठाया है। मिल्टन को चुप देखकर इयान को लगा कि मिल्टन डर गया है, इसलिए वह बोलता रहा। तुम्हारा गुरु कहाँ है? मिल्टन ने पूछा। ये सुनकर इयान चौंक गया, उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने अपने गुरु को भी संदेश भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह लेवल 3 के जादूगर के हमले से बचकर गार्डियन सी में वापस आ पाया। इसका कारण उसके पास कई सालों से कार्ड जमा होने की वजह से था, न कि उसके गुरु के हस्तक्षेप की वजह से। इसके अलावा अगर उसने ऐसी परिस्थितियों में अपने गुरु को संदेश भेजा भी होता तो बहुत देर हो चुकी होती। इसलिए गार्डियन सी में वापस आने के बाद ही उसने अपने गुरु पॉटर और मिल्टन को सत्य की पुस्तक के जरिए संदेश भेजा। मिल्टन के ये सवाल पूछने के पीछे वास्तव में कारण थे। शून्य स्थान में हालांकि उसे अपने गुरु को संदेश भेजने का कोई अच्छा अवसर नहीं मिला, लेकिन उसके गुरु को सत्य की पुस्तक के स्वचालित सुरक्षा मंत्र के सक्रिय होने के बाद संदेश मिल गया होगा। और गार्डियन सागर में लौटने के बाद उसने सत्य की पुस्तक के माध्यम से अपने गुरु बर्नार्ड को भी संदेश भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मिल्टन ने अंदर ही अंदर आह भरी। कुछ हुआ। एक लेवल 3 जादूगर और एक लेवल 4 जादूगर, दोनों में देरी हुई। इसका मतलब है कि इस बार गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर का हमला उतना सीधा नहीं हो सकता जितना सतह पर दिखाई देता है। लेकिन समस्या ये थी कि 1 साल पहले ट्रू बॉडी सिमुलेशन और 4 महीने पहले टेक्स्ट सिमुलेशन में असामान्यता का कोई संकेत नहीं था। अगर यह वास्तव में उसके अपने कार्य थे जो भविष्य को प्रभावित करते थे, तो गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर को केवल उस पर हमला करना चाहिए था, बाकी सभी पर नहीं। मिल्टन को लगा जैसे उसके पीछे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ धकेल रहा है। अगले ही पल इयान की व्यथित आवाज मिल्टन के विचारों को तोड़ती हुई आई। लानत है गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर की, मेरा लेवल 2 मिशन। 9 साल बर्बाद हो गए, सिर्फ 1 साल बचा है। वे 1 साल बाद क्यों नहीं आ सके? इयान के चेहरे पर दर्द था। कौन कहता है कि विजार्ड कॉन्टिनेंट पर एक पोषण मिशन पूरा करना सबसे सुरक्षित है? किसने कहा? 9 साल बर्बाद हो गए। लेवल 2 विजार्ड के तौर पर भी उसके लिए 9 साल काफी समय था। इयान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मिल्टन इयान को सांत्वना देने ही वाला था, अचानक उसके बगल में एक आकृति दिखाई दी। गुरु। मिल्टन का चेहरा गंभीर हो गया। इयान के चेहरे पर दर्द के भाव भी गायब हो गए, वह भी उसी तरह गंभीर भाव के साथ एक तरफ खड़ा था। मिल्टन की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसमें कोई असामान्यता न देखकर बर्नार्ड ने राहत की सांस ली। आप दोनों पहले साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में वापस लौटें, कोई मिशन न लें और अभी के लिए गार्डियन सी छोड़ दें। उनकी आंखों में उलझन की झलक देखकर बर्नार्ड के चेहरे पर एक मिश्रित भाव दिखाई दिया। उसने धीरे से एक वाक्य बोला, गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर ने विश्वासघात किया है। उसके शब्दों ने इयान की आंखों में अविश्वास की चमक पैदा कर दी, जबकि मिल्टन की पुतलियां सिकुड़ गईं।
अगर यह सिर्फ गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर का विद्रोह होता तो मिल्टन को कोई खास भावना महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने एक बार ट्रू बॉडी सिमुलेशन में इसका अनुभव किया था। हालांकि उसके गुरु बर्नार्ड के शब्दों ने मिल्टन के दिल को अभी भी झकझोर दिया। कारण सरल था, ये बहुत जल्दी था। 200 साल बहुत जल्दी। अध्याय 170 170 129 लगभग 300 साल और क्षेत्र स्तरीय विजाद संगठन विनिमय बैठक। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। 142 साल की उम्र में आपने एक बार फिर गाजियन सागर को छोड़ दिया और 9वें युद्ध क्षेत्र में स्थित थॉर्नी वाइन्स बैटल जोन की ओर चल पड़े, जहां आपने रहने का फैसला किया। तैनात रहते हुए आपने ध्यान तकनीक का अभ्यास जारी रखा। 145 वर्ष की आयु में जब आप ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, खूनी समुद्री क्षेत्र ने 9वें युद्ध क्षेत्र पर चौतरफा हमला किया। एक स्तर 5 रक्त वंशज ने हस्तक्षेप किया और आप मारे गए। पाठ सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति कुछ हद तक गंभीर थी। उनकी निगाहें उनके सामने हल्के नीले रंग की स्क्रीन पर काले शब्दों की अंतिम पंक्ति पर टिकी हुई थीं। आखिरकार उन्होंने एक विकल्प चुना, क्षेत्र बनाए रखें। जिस क्षण चेनी ने क्षेत्र बनाए रखें चुना, एक छोटी सी लहर उनके आध्यात्मिक सागर में बह गई। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका आध्यात्मिक सागर शांत हो गया। स्तर 5 रक्त वंशज आ गया था। सच्चे शरीर सिमुलेशन में चेनी ने कभी भी स्तर 5 जादूगर का सामना नहीं किया था, लेकिन अब टेक्स्ट सिमुलेशन में वह लेवल 5 ब्लड डिसेंडेंट द्वारा मारा गया था। चेनी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। आखिरकार सिमुलेशन सिर्फ एक सिमुलेशन था। वह अभी भी अनिश्चित था कि 100 साल बाद क्या होगा, लेकिन वह एक बात के बारे में निश्चित था, वह 100 साल बाद लेवल 2 विजार्ड नहीं रहेगा। उसने अपने मन में इस टेक्स्ट सिमुलेशन की सामग्री पर विचार किया। लगभग 300 साल आगे बढ़ गया, चेनी ने खुद से कहा। इस टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद चेनी अब निश्चित था। भविष्य की भविष्यवाणी की गई घटनाएं वास्तव में बदल गई थीं। विजार्ड दायरे के भविष्य का ये टेक्स्ट सिमुलेशन पिछले वाले से बिल्कुल अलग था। इस नकली भविष्य में कई ऐसी चीजें घटित हुई थीं जो होने वाली नहीं थीं। इस सिमुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि खूनी समुद्री क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया अंतरक्षेत्र युद्ध बहुत पहले आ गया था, और ये लगभग 300 साल आगे बढ़ गया था। 300 साल शायद किसी दुनिया के लिए लंबे न हो, लेकिन चेनी के लिए ये बहुत लंबा था। इस टेक्स्ट सिमुलेशन में वह 150 साल तक भी नहीं जी पाया। इसके अलावा भविष्य में ये केवल गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर, एक क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन नहीं था जिसने जादूगर क्षेत्र को धोखा दिया और खूनी समुद्री क्षेत्र का पक्ष लिया, लेकिन उनके बीच सबसे शक्तिशाली क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर था, क्योंकि इस संगठन का स्वामी एक वास्तविक स्तर 7 जादूगर था। हालांकि चेनी के पास वर्तमान में जादूगर क्षेत्र के सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच नहीं थी। उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि जादूगर क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घटी होगी। अन्यथा खूनी समुद्री क्षेत्र, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जादूगर क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था और टिक रहा था, ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। या शायद खूनी समुद्री क्षेत्र के लोगों ने एक प्रलोभन का प्रस्ताव रखा था जिसका विश्वासघाती क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन विरोध नहीं कर सके। फिर भी क्षेत्रों के बीच युद्ध वर्तमान चेनी के लिए बहुत दूर था। उस समय लेवल 2 जादूगर होने के कारण वह उस लड़ाई को प्रभावित करने में असमर्थ था। दो बड़े क्षेत्रों के बीच युद्ध में आखिरकार कौन जीता, यह उसने तब तक नहीं देखा था जब वह टेक्स्ट सिमुलेशन में मर गया था। हालांकि वास्तव में अंतरक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले चेनी के लिए 100 से अधिक वर्ष पर्याप्त थे। यह अंतरक्षेत्र युद्ध अकल्पनीय रूप से लंबे समय तक चलने वाला था। चेनी ने धीरे धीरे अपने विचारों को एक साथ समेटा। ठीक इसी समय चेनी के बगल में एक छाया दिखाई दी। इतनी जल्दी? चेनी थोड़ा हैरान हुआ। उसे पहले लगा था कि बैन कुछ महीने बाद ही यह खबर देगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसका टेक्स्ट सिमुलेशन खत्म होगा, बैन आ जाएगा। लेकिन टेक्स्ट सिमुलेशन में बैन जिस मामले पर बात करने आया था, उसके बारे में जानने के बाद चेनी ने स्वाभाविक रूप से कोई खास भावना नहीं दिखाई। गुरु, चेनी ने बोलना शुरू किया। फिर बैन ने सिर हिलाया और कहा, तैयार हो जाओ। विजार्ड रियल्म के रियल्म लेवल विजार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज मीटिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। आप इस बार इसमें शामिल हो सकते हैं और देख सकते हैं। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि क्या हो रहा है, फिर भी चेनी ने हैरान चेहरा बनाया। ठीक है गुरु, मैं समझ गया, चेनी ने जवाब दिया, लेकिन यह नहीं पूछा कि एक्सचेंज मीटिंग को आगे क्यों बढ़ाया गया। इस तथाकथित रियल्म लेवल विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज मीटिंग से उसे टेक्स्ट सिमुलेशन में कुछ नहीं मिला, लेकिन वास्तव में जब उसने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया तो उसे अप्रत्याशित लाभ हो सकता था। 2 सिमुलेशन विफलताओं ने चेनी को सिम्युलेटर द्वारा भविष्यवाणी किए गए भविष्य पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करने दिया। भविष्य बदला जा सकता था,
अगर सिमुलेशन में एक्सचेंज मीटिंग में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसे वास्तविकता में इससे कोई लाभ नहीं होगा। सटीक रूप से कहें तो टैक्स सिमुलेशन में व्यक्ति असली नहीं था, बल्कि उसके द्वारा बनाया गया एक गेम कैरेक्टर था। मैं आपको 1 महीने में एक्सचेंज मीटिंग में ले जाऊंगा। इस बार स्थान विजार्ड दायरे के 9वें रिफ्ट में है, एक अनक्लेम्ड रिफ्ट के भीतर। आप इस एक्सचेंज मीटिंग में अपनी ब्लडलाइन लिमिट समस्या को हल करने में सक्षम हो सकते हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार ओरोबोरोस रिंग के भीतर एक जीवित प्योरब्लड वाइट ड्रैगन है। बैन ने बोलना शुरू किया। बोलते समय उसने अपने मंदिरों की मालिश की। हाल ही में गाजियनसी में बहुत कुछ चल रहा था। जब से वह लेवल 4 विजार्ड बना है, वह लंबे समय से इतना व्यस्त नहीं रहा था। गाजियनसी में सभी जटिल मुद्दों को देखते हुए लेवल 4 विजार्ड को थका हुआ महसूस होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुद्दे कितने जटिल हैं। ठीक है गुरु, मैं समझता हूँ। चेनी ने सिर हिलाया और जवाब दिया। भले ही ओरोबोरोस रिंग में वास्तव में एक शुद्ध रक्त सफ़ेद रेवन था, लेकिन वे शुद्ध रक्त सफ़ेद रेवन का व्यापार कैसे कर सकते थे? भले ही वे इसे व्यापार करने के लिए तैयार हों, चेनी इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जब उनके गुरु ने ये शब्द कहे, तो वे वास्तव में उन्हें अपनी किस्मत आजमाने के लिए कह रहे थे।